हेलो स्टूडेंट। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कोलाडी गुण क्या होते हैं, उनके शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। अब इस पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे पायस। पायस को इंग्लिश में इमल्सन भी कहते हैं। देखो पायस क्या होता है, नोट तो आप कर ही लोगे, नोट तो आपको पूरा करना है। इसमें से आपको डेफिनेशन समझाते हैं। पायस वह होता है जब परिक्षेपण और परिक्षिप्त दोनों ही द्रव होती हैं, दोनों की अवस्था क्या हो, परिक्षेपण और परिक्षिप्त दोनों अवस्था कैसी हो, द्रव हो, तो वो पायस कहलाता है। क्या कहलाता है? पायस। और पायस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो जल में तेल और तेल में जल। जो जल में तेल होता है वो तो जलीय पायस होता है, और तेल में जो जल होता है वो तेलीय पायस होता है। तो सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ आपको याद रखने लायक है। जल में तेल पायस कैसे बनेगा, जैसे इसमें जल परिक्षेपण में तेलीय परिक्षिप्त बूंदें होती हैं। इसमें जो क्या होता है, जो जल परिक्षेपण होता है उसमें तेलीय परिक्षिप्त बूंदें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा पानी हो, पानी में हम तेल डालते हैं तो इसकी बूंदें क्या होती हैं, इसके ऊपर जम जाती हैं, नहीं जम जाती हैं। और जो तेलीय पायस होता है उसमें क्या होता है, इसमें तेल परिक्षेपण में जलीय परिक्षिप्त बूंदें होती हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे तेल होता है, तेल के ऊपर थोड़ी पानी डाल दें, पानी की बूंदें डाल दें तो वो भी हमें अलग दिखाई देती हैं। और जो जलीय पायस का जो एग्जाम्पल है वो है दूध, और तेलीय पायस का जो एग्जाम्पल है वह मक्खन पनीर। ओके। उसके बाद आता है पायस की पहचान। पायस की पहचान कैसे की जाती है, तो देखो पायस की पहचान निम्न विधियों से की जाती हैं, जिनमें से कुछ विधि यहाँ पे दे रखी हैं। तो पहली है सूचक विधि। इस विधि में क्या होता है कि यदि हमारे पास पायस हो, पायस में हम फ्यूसिन डाल दें तो फ्यूसिन यहाँ पर सूचक का काम करता है। तो फ्यूसिन डालने पर क्या होता है, एक रंग उत्पन्न होता है, और यदि रंग उत्पन्न हो जाए तो वो होगा तेलीय पायस। और यदि वह रंगहीन हो जाए, जिसका कोई कलर ना हो, तो होगा जलीय पायस। ठीक है। यदि रंग उत्पन्न होता है तो तेलीय पायस होता है, और रंगहीन होता है तो जलीय पायस होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है तनुता विधि। तनुता विधि में क्या होता है, जब एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड पर 2 बूंद पायस की रखें और उसमें 2 बूंद जल की डालें। जब दोनों को मिलाते हैं तो यदि समांगी मिश्रण बनता है तो जलीय पायस होगा, और विषमांगी मिश्रण बनता है तो तेलीय पायस होता है। समांगी मिश्रण आप जानते हो, समांगी मिश्रण ऐसा होता है जिसमें दोनों के कण हमें दिखाई नहीं देते, और विषमांगी मिश्रण वो होता है जिसमें हम दोनों के कण अलग अलग देख सकते हैं। ओके। उसके बाद आता है चालकता विधि। चालकता विधि क्या होती है, चालकता विधि में जब जो जलीय पायस होता है वो तनु होने के कारण, ठीक है, तो जो जलीय पायस तनु होने के कारण अधिक चालकता का, व तेलीय पायस सांद्र होने के कारण कम चालकता में होता है। ठीक है, समझ गए। जो जलीय पायस होगा वह तनु होने के कारण अधिक चालकता, और जो तेलीय पायस होगा वह सांद्र होने के कारण कम चालकता का होता है। ओके। जो चालकता होती है किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। उसके बाद आते हैं पायस के गुण। पायस के गुण देखो क्या होते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है उसमें, इसमें क्या होता है, हमने आपको बताया था, जो परिक्षेपण और परिक्षिप्त दोनों अवस्था कैसी होती हैं, द्रव होती है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट होता है जो जलीय पायस होता है उसकी चालकता अधिक होती है, और तीसरा पॉइंट जो तेलीय पायस होता है, ठीक, उसकी श्यानता भी अधिक होती है। चौथा पॉइंट कहता है पायस की सक्रियता को बढ़ाने वाले पदार्थ, जो पायस की सक्रियता को क्या कर दें, बढ़ा दें, वो पदार्थ पायसी कर्मक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे साबुन व अपमार्जक। अगला पॉइंट आता है पायस में जो ब्राह्मणी गति, जो पायस होते हैं वो ब्राह्मणी गति और टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो पायस होगा
उसमें क्या होगा, ब्राउनी गति भी हमें और टिंडल प्रभाव दोनों वहाँ से देख सकते हैं, दोनों के गुण वहाँ पे पाए जाएंगे। उसके बाद आता है पायस के उपयोग जागप्लवन विधि में। जैसे आपने देखा था जागप्लवन विधि में अयस्कों का सांद्रण किया जाता था क्रीम, मक्खन, पनीर आदि में। और जो क्रीम होती है, मक्खन होती है, पनीर, इसमें भी पायस का उपयोग होता है। ओके। उसके बाद अवस्था के आधार पर जो कोलाइड होते हैं वो कोलाइड कैसे होते हैं ये आपको देखने हैं, नोट भी करने हैं, याद भी करने हैं। ओके। तो जैसे कॉलम बनाए हमने परिक्षेपण, परिक्षिप्त और उदाहरण। तो परिक्षेपण में जैसे हमने लिखा ठोस, ठोस। उदाहरण में क्या होगा, रत्नों के नाम नीलम। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा ठोस द्रव जेल, ठोस गैस फॉर्म, फ्यूमिक पत्थर, द्रव ठोस पेंट वार्निश दही। ठीक है। ऐसे करके आपको याद करने हैं, आपको देखना है क्या है क्या नहीं। ठीक है। उसके बाद आता है अधिशोषण व अवशोषण में विभेद कीजिए। देखो अधिशोषण हमने आपको बताया था, अधिशोषण सतह पर जमता है, अवशोषण उसके अंदर जाता है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जब कोई पदार्थ सतह से जुड़ जाता है, ठीक है, जब कोई पदार्थ सतह से जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। जैसे समझो जैसे ये कोई पत्थर हो गया, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो गया, ठीक है, इसकी परत पर क्या है, कोई कण जम जाए तो यह अधिशोषण होगा। ठीक है, क्या होगा ये, अधिशोषण। ओके। और अवशोषण में क्या है, इसकी गहराई तक, जैसे सपोज करो गहराई तक का मतलब ये कोई पत्र है, अब जो अशुद्ध इसके अंदर तक चला जाए कण, ठीक है, तो वो क्या होगा, अवशोषण। ओके। दूसरा पॉइंट कहता है इसमें पृष्ठीय बल पृष्ठीय कणों पर होता है। इसमें जो बल लगता है वो पृष्ठीय कणों पर, मतलब बल इसके ऊपर लगता है यहाँ पे, ठीक है, इससे और इसके पृष्ठ में लगता है। ओके। और इसमें जो बल लगता है वो सभी कणों पर, इसमें जो बल लगेगा वो सभी कणों पर अपनी तरह अट्रैक्ट करेगा, सभी कणों पर लगेगा। उसके बाद आता है इसमें ध्रुव अवक्षेपक। देखो ध्रुव अवक्षेपक क्या होता है, ये एक धातु की बनी प्लेट होती है या चिमनी होती है जो कि धुआं में उपस्थित हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, हानिकारक जो भी कार्बन के जो भी कण होते हैं उन्हें वो अलग कर देती है, उन्हें स्कंदित कर देती है, उन्हें क्या कर देती है, वो अलग कर देती है। जैसे यहाँ पे ये चिमनी है, ये चिमनी से धुआं गया तो ये क्या हो गया, अलग हो गया। ओके। आज के लिए इतना ही।